Hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और आज की वीडियो बड़ा खास होने वाली है। अगर आप जोसा में बैठ रहे हो, अगर आप जोसा की चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप जोसा में बैठ रहे हो तो, वरना रूल बुक पढ़ना पड़ जाएगा। मैं आपका काम बहुत आसान करने वाला हूं, आपको रूल बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पता चल जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस काउंसलिंग को कर रहे हैं तो इस काउंसलिंग में टोटल कितना खर्च आने वाला है, हमें कैसे पैसे जमा करने हैं, कब कितने जमा करने हैं, इंस्टीट्यूशन को कब देना है और जोसा में कब पैसे जमा करने हैं, सारा कुछ आपको पता चलेगा। ये जो पार्शियल एडमिशन फीस है इसको क्या कहते हैं, ये कब हमें जमा करना होता है, वी हैव टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट्स अगर आप जोसा में बैठ रहे हो तो। बहुत ही यूनिक वीडियो है गाइस, बहुत रेयरली यूट्यूब पे इतना मतलब इतनी सारी बातें बड़ा कम ही लोग करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और लाइक करना तो आपका परम कर्तव्य है, और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। आपके जो दूसरे भाई बहन हैं उन्हें भी ये चीज पता चलनी चाहिए। जोसा से रिलेटेड, एकेटीयू से रिलेटेड, सीसैप से रिलेटेड, फुल काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे फ्री में सारा अपडेट आपको मिलता रहता है। आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या नहीं है, कहां जाना चाहिए, ये सारा डिटेल यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, या फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आपके मन में जो भी डाउट है ना भाई साहब, बिंदास पूछो, जो होगा अपन देख लेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर अपने को आईआईटी एनआईटी प्लस सिस्टम एडमिशन चाहिए तो अपने को जोसा के थ्रू जाना पड़ता है। जोसा में जो सीटें बच जाती हैं उसको हम सीसैप के थ्रू भरते हैं। अब क्या है कि कई लोग ये सोचते हैं कि भैया जोसा में बैठूं या सीसैप में बैठूं। मैं कहता हूं पैसा नहीं लग रहा है, तू जोसा से स्टार्ट कर, जोसा में भी बैठ, सीसैप में भी बैठ। अब सीसैप में फायदा ये होता है कि जो सीटें बची रहती हैं उसमें बड़ा बड़ा ही खराब रैंक वाले को भी एडमिशन मिलने की संभावना रहती है। कट ऑफ आप जाके चेक कर सकते हो, आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे टोटली फीस की बात करने वाले हैं। तो देखो, जोसा में मेनली 6 राउंड होगा जो आईआईटीज के लिए होगा, और इसमें पहला राउंड जो स्टार्ट होने वाला है, दिस इज लास्ट 7th, पहला राउंड जो स्टार्ट होगा 19 से स्टार्ट होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 30 तारीख को आपका मॉक 1 आएगा। अब मॉक 1 सॉरी 30 तारीख को आपका अलॉटमेंट 1 आएगा। अलॉटमेंट 1 आने के बाद क्या करना होगा, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। अब इस सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फीस पहला, जैसे ही किसी भी रिजल्ट में, जैसे राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है तो तभी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। अगर राउंड 1 में नहीं मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली 2 में चले जाओगे, और 2 में मिला तब जमा करो। 2 में भी नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली आप 3 में चले जाओगे, फिर 3 में अगर मिलता है तब जमा करो। अब क्या है, एक बार आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ेगी अगर आपको कोई सीट मिलती है तो। या और दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी राउंड में सीट मिल गई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दूसरे राउंड में मुझे कोई सीट मिल गई, और अगर तीसरे राउंड में मुझे मेरी सीट अपग्रेड हो गई तो क्या मुझे फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना पड़ेगा क्या? नहीं, सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ एक बार जमा करना होता है, चाहे वो पहले राउंड में मिले या दूसरे राउंड में मिले या बार बार अपग्रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर सीट एक्सेप्टेंस फीस जो जमा करना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40,000 इस साल जमा करना है, 40,000। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 20,000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया मान लो मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दिया पर मुझे कहीं और एडमिशन लेना हो तो मैं क्या करूंगा, मुझे जैक दिल्ली में मान लो कॉलेज मिल जाए या कोई और मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? तो उस केस में विड्रॉल का ऑप्शन होता है। दूसरे राउंड से विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है और 6 राउंड तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, आपका जब मर्जी तब विड्रॉल करिए। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप विड्रॉल करते हैं तो फिर अब आप उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब उसके नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। बस वहीं जिस भी राउंड में आप विड्रॉल करेंगे आप जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब विड्रॉल करने पर क्या होता है, 7,000 रुपए आपका काट लिया जाता है और बाकी के पैसे आपको वापस लौटा दिए जाते हैं आपके बैंक अकाउंट डिटेल में। जब आप विड्रॉल के लिए फॉर्म डालेंगे तो वहां पे कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करना होता है, तो जो पासबुक आप अपलोड करेंगे अपना,
उसी में आपके पैसे आ जाएंगे। पैसे आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ऐसा नहीं है कि तुरंत लेमन जूस नहीं है कि आप गए और तुरंत उन्होंने पैसा दे दिया। इट विल टेक टाइम, सरकारी काम है, धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, तो ये इसके रिफंड रूल के बारे में था। अब कई लोग आप में से होशियार लोग होंगे, बोलेंगे भैया मुझे पांचवें राउंड में या चौथे राउंड में सीट मिल जाए, मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा करूं तो अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और साथ ही साथ आपको जोसा काउंसलिंग से बाहर फेंक दिया जाएगा, अगले राउंड में भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर सीट मिल गई तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जमा करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप सिर्फ और सिर्फ वही सीटें डालोगे जो आप लेने के लिए इच्छुक हो। जो नहीं लेना है उसे भगवान का नाम लेके नहीं उसी में पूरा पकड़ के भर देना है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ वही चॉइस फिलिंग करनी है जिसमें आप लेना चाहते हैं, लेने की इच्छा है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अगर यहां तक मुझे सीट मिल जाए तो मैं यहां जा सकता हूं। जहां आप जा नहीं सकते वहां मत भरिएगा। अगर आपको कोई स्टेट में अच्छा मिल रहा है तो उस स्टेट के, मान लो मुझे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो अब मैं आईआईटी से जो बेटर कॉलेज हैं उन्हीं का कंप्यूटर साइंस डालूंगा। बाकी बढ़िया, मतलब जोसा में जो जोसा को मैं आईआईटी से कंपेयर करूंगा कि कौन सा कॉलेज आईआईटी से बेटर है, और बाकी सबको भर दूंगा और उसके नीचे वालों को नहीं भरूंगा। फालतू के पैसे फंसाने का कोई मतलब नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर क्या होगा कि ऐसे करके, जैसे पहला राउंड हुआ, आपने अपलोड किया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फी पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। अब ऐसा हो जाता है कि कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही मिस्टेक हो जाता है, मतलब कई लोग एलिजिबल ही नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई ओबीसी वाला बंदा है, पुराना अपलोड किया है, तो उसे नया अपलोड करने का टाइम दिया जाता है, और अगर वो गलत पाया जाता है या अपलोड नहीं कर पाता है तो बहुत हद तक सीट भी कैंसिल हो जाती है। तो अगर सीट कैंसिल होगी तब क्या होगा भैया, मैं तो अपना 40,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दिया हूं, तो अगर सीट कैंसिल होगी तो उस केस में आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 4,000 रुपए आपके काटे जाएंगे। 4,000 रुपए काटने के बाद से आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस जो भी है वापस कर दिया जाएगा, ये नियम कहता है। ठीक है, अब पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, हर राउंड में वही प्रोसेस होगा। सीट अलॉटमेंट, वेरिफिकेशन, पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन कराइए और उसके बाद से नेक्स्ट राउंड में जाइए। अब अगर ऐसा होता है कि मान लो तुम्हें एनआईटी ट्रिची शुरू में मिला था, बाद में कोई आईआईटी मिल गया, तो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, परेशान मत हो जाना कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तो खुश हो गए, नहीं नहीं। अगर एनआईटी से आईआईटी में आप अपग्रेड होते हैं तो आईआईटी वाले फिर से चेक करते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब 6 राउंड के बाद विड्रॉल का ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर जो 7th राउंड है 29 से लेके 31 से स्टार्ट होगा, इसमें आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना होगा। अच्छा, ये घबराना मत, ये पार्शियल एडमिशन फीस जो है आपके फीस में ऐड हो जाएगा, फीस में ऐड हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्शियल एडमिशन फीस आपके फीस में ऐड हो जाएगा। और पार्शियल एडमिशन फीस क्या है, तो अगर आपको सीट मिली है जोसा में तो आपको इस बार, मतलब लास्ट टाइम भी था, आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना ही पड़ेगा। अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं देते हो तो भले आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया है तो भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है। और इसीलिए कहता हूं हमारा चैनल फॉलो करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वहां अपडेट देता रहता हूं। जो यूट्यूब पे नहीं कर पाता हूं उसको टेलीग्राम पे डाल देता हूं। और हमसे अगर काउंसलिंग करानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए, बाकी आगे का सारा प्रोसेस हम करेंगे, जोसा से लेके सीसैप तक। इस बात की गारंटी है कि आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। तो आप आइए हमारे यहां और काउंसलिंग कराइए। तो पार्शियल एडमिशन फीस जो है आपको 36,000 देना पड़ेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। और बाकी अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में आ रहे हैं तो आपको 16,000 का पार्शियल एडमिशन फीस देना होगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉन रिफंडेबल, दिस इज नॉन रिफंडेबल। अच्छा, क्या हो अगर मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दिया लेकिन लास्ट में जाके पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना भूल गया, देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस? हम आपका क्या होगा, इन दिस केस आपका सीट जो होगा कैंसिल हो जाएगा और 7,000 रुपए काट के आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रिस्क नहीं लेने का, एसटीबीजी को फॉलो करने का। अब बात करते हैं जोसा खत्म होने के बाद सीसैप में क्या मामला है। सीसैप में कोई मामला नहीं है भाई, बहुत सिंपल है।
अगर आपको जोसा में कोई सीट मिला है तो भी आप सीसेब में बैठ सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अच्छी बात क्या है, आपको पहले जो 40,000 बैठने के लिए देना पड़ता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में पहले ही 40,000 दे दिया है। अब वो बंदा जो डायरेक्ट सीसेब में रजिस्टर कर रहा है या फिर उसे कोई सीट नहीं मिली थी, वो जोसा में बैठा था पर सीट नहीं मिली थी, उसके लिए क्या है, तो भैया तुम्हारे लिए रिस्क है। रिस्क किस बात का है मैं बताता हूं। तुमको पहले देना पड़ेगा 40,000 रुपए बैठने के लिए। कितना? 40 के रुपीज देना पड़ेगा तुम्हें सीसा में बैठने के लिए, और प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज और ये 40,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 40,000। अच्छा, ये 40,000 तुम्हारा ना सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले लिया जा रहा है, घबराना मत। ये मत सोच लेना कि जो किस हिसाब में अगर मुझे सीट मिल गया तो क्या भैया फिर से 40,000 देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें नियम है, 40,000 तुमने पहले दे दिया, चाहे तुमको सीट मिले या ना मिले। लेकिन अगर सीट मिलती है तब तो ठीक है, और अगर सीट नहीं मिलती है तो क्या हमारा 40,000 वापस आएगा? यस, आपका 40,000 वापस आ जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए बोला जाता है कि सीसेब प्रोसेस रिस्की है। और इससे भी बड़ा रिस्क क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। पहले क्या होगा, सीसेब का भी डेट आया नहीं है, जब आएगा तो मैं इस पे डिटेल भी वीडियो बनाऊंगा। पर अभी समझो सीसेब में क्या होगा। सीसेब में आप बैठ गए, 40,000 दिया, रजिस्ट्रेशन किया, सीसेब में बैठ गए। अब सीसेब में बैठने के बाद से क्या हो गया, मान लो आपको कोई सीट मिल जाती है। अब सीसेब में बड़ा कायदे के साथ चॉइस फिलिंग करिएगा, वरना आपका 40,000 ऐसे डूबेगा जैसे मतलब आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि 40,000 खड़े खड़े डूब गया। होगा क्या, मान लो आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल गई, राउंड 1 में सीट मिल गई, और अगर आप इसके साथ सेटिस्फाइड हो तब तो ठीक है, नेक्स्ट राउंड में जाओ या फ्रीज करो। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। या तो आप सरेंडर कर लो। सरेंडर करने का मतलब है कि आप बोल दो भैया हमें सीट नहीं लेंगे, हमें सीट नहीं लेंगे, सरेंडर मार दिया। सरेंडर मार दिया तो क्या होगा, आपको अगले राउंड में बैठने दिया जाएगा, बट आपकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक, और अगले राउंड में अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या होगा, नहीं मिलता है तो क्या होगा। अगर अगले राउंड में कुछ मिला तो ठीक, और नहीं मिला तब क्या होगा। अगर अगले राउंड में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आपका फीस वापस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलेंडर नहीं मारोगे और आपको ये सीट चाहिए भी नहीं, तो अगले राउंड में अगर कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो यही वाला सीट दे दिया जाएगा। और अगर उसके बाद आप बोलोगे कि भैया हमको ये सीट नहीं चाहिए, तो आपका 40,000 गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसीलिए सीसेब की चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि आप यहाँ पे विड्रॉल, सेकंड राउंड के बाद से विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सीसेब में आप विड्रॉल मार लो, मतलब जो आपने 40,000 दिया है उसको विड्रॉल मार लो, तो पैसे काट के आपके 40,000 में से काट के आपको दे दिया जाएगा और अगले राउंड में बैठना नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सरेंडर करोगे तो अगले राउंड में बैठोगे, लेकिन पिछली वाली सीट रिटेन नहीं रहेगी। और तीसरा ऑप्शन होता है एग्जिट करने का, मतलब आप यहां से सीट भी नहीं ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एग्जिट कर ले रहे हो। आपने क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। तो मतलब आप अब ये आगे सीसा में आप नहीं बैठना चाहते हो। दैट्स अ लॉजिक एग्जिट का। तो ये पहले राउंड के बाद से आपको सरेंडर, विड्रॉल, एग्जिट के ऑप्शंस मिलते हैं, बट दूसरे राउंड के बाद अगर आपको कोई सीट मिल जाती है और आप अगर लेने में इसे नखड़ा करोगे तो इसके लिए सीसेब जिम्मेदार नहीं है, आपके 40,000 डूब जाएंगे। हाँ, अगर आप इसे नहीं लेते हो, अगर आप ऐसा चॉइस डालते हो जो बढ़िया हो, मिले तब तो ठीक है, जो नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे 40 के 40। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सीसेब का बेसिक आइडिया था। लेकिन सीसेब में हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है जो चीज, मतलब 10-10, 15-15 हजार तक का आपको अच्छे अच्छे कॉलेजों में आपको क्या देखने को मिल जाता है, एक्सटेंशन रैंक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा हम कॉलेज के फीस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस की बात चल रही है तो फीस जमा करना ही है। अब हमें फीस कब जमा करना है, तो देखो, जो लोग सिर्फ जोसा में बैठ रहे हैं उनको पार्शियल एडमिशन फीस के बाद कॉलेज जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है और पूरा फीस जमा कर लेना है। जो सीसेब में बैठ रहे हैं उनका क्या है, इसके बाद सेकेंड राउंड के बाद जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है और बाकी का पैसा जमा कर देना है। अब पैसे में क्या है ना कि एनआईटीज और आईआईटीज में बहुत फायदा है गरीब लोगों के लिए। कैसे है, एनआईटी की फीस 2 से 2.5 लाख पर एनम की पड़ जाती है, जिसमें ट्यूशन फीस होती है आपका 62,000 पर सेमेस्टर, 62,500 पर सेमेस्टर होता है। अब होता क्या है, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है या आप SC/ST कैंडिडेट हो तो ये पूरा सेमेस्टर वाला फीस माफ हो जाता है। तो पूरे 1 साल की जो फीस पड़ती है, अब ये सोचो 62,500 कितना हो गया, लगभग 1.25 लाख फीस तो माफ ही हो गया।
बाकी क्या पड़ रहा है, हॉस्टल फीस पड़ रहा है और हॉस्पिटलिटी और एग्जाम चार्ज पड़ रहा है, जो मतलब हॉस्टल लेके 70-80 हजार सालाना बैठता है और उसमें भी स्कॉलरशिप अलग से आ जाती है। तो भैया क्या दिक्कत है यार, आराम से तुम एनआईटी में एंजॉय करो, फीस लगनी नहीं है, बस हॉस्टल फीस और जो छोटे मोटे चार्ज होते हैं वही लगने हैं। तो एनआईटी में ये फायदा है। अच्छा, अगर किसी की पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो क्या फायदा है, तो 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस माफ हो जाता है अगर आपकी 5 लाख से कम की इनकम है तो। और सेम केस आईटीज में है, आईटीज की 2.5 से 3 लाख फीस होती है, जिसमें ट्यूशन फीस 1 लाख के आसपास का होता है। ठीक है, 1 लाख के आसपास का 1 लाख प्लस ट्यूशन फीस है। अब ये पूरा का पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर है। अब 1 लाख का आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो। मतलब 2.5 लाख में से 2 लाख तो यही कम हो गया, यही ना, 2.5 लाख में से 2 लाख कम हो गया। बस हॉस्टल फीस दो, एग्जाम फीस, हॉस्पिटलिटी चार्ज, लाइब्रेरी फीस, फलाना ढमकाना, क्वेश्चन मनी, यही बस लगेगा, बाकी तो मौज है। तो 1 लाख से कम वालों का बड़ा फायदा है। 2/3 माफ हो जाएगा अगर 5 लाख से कम है तो। SC ST हो तो सीधे माफ। तो आईआईटीज एनआईटीज में तो कभी फीस की चिंता करना मत। दूसरा है ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटीज की फीस वैरी करती है, 1 लाख से लेके 4-4 लाख तक ट्रिपल आईटीज की फीस है। हॉस्टल फीस उसमें कई ठेके तो अलग से हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो कुछ 4-5 ट्रिपल आईटीज हैं जो गवर्नमेंट वाले हैं, क्योंकि ये पीपीए मॉडल, मतलब ये प्राइवेट के साथ पार्टनरशिपिंग मॉडल पे है, तो इसीलिए बाकी के जो ट्रिपल आईटीज हैं बड़ा महंगे हैं। लेकिन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी करनौल, एक गवर्नमेंट है, इनकी फीस बड़ा कम है। इनकी फीस 1 लाख 1-1.5 लाख के अंदर में पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ट्रिपल आईटीज हैं जो SC ST कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी को फी वेवर सीट देते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके फीस, पेरेंट्स की इनकम 1 लाख कम है तो आपकी फीस माफ हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ट्रिपल आईटीज में बड़ा कम ही जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा फीस माफ होने वाला प्रोसेस। तो ये लो फीस का मामला था ट्रिपल आईटीज में। इसके बाद जितने भी ट्रिपल आईटी हैं वो तो प्राइवेट के साथ पार्टनरशिपिंग पे चलते हैं, तो उनकी फीस ज्यादा लगती है। अब बात करते हैं जीएफटीआई की। तो कुछ जीएफटीआई जैसे